तो हमने जाना कि प्रैक्टिकल तैयारी करना चाहिए एमपीपीएससी की, यानी कैसे करना चाहिए, ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम जानेंगे कि एमपीपीएससी और यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी कौन कर सकता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का एक भ्रम दूर करना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि जो बहुत होशियार रहा है, जो शुरू से पढ़ने में अच्छा रहा है, नॉलेजेबल रहा है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव स्मार्ट है, जो घोड़ा है रेस में, तेज़ दौड़ता है, खरगोश है, तो उन लोगों के लिए एमपीपीएससी और यूपीएससी बनी है, या उन लोग निकाल सकते हैं, निकाल तो खैर वो भी सकते हैं, मगर उस चीज़ से ज़्यादा बड़ा फैक्टर ये है एमपीपीएससी का कि उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट या बहुत ज़्यादा होशियार बंदा, शाना डेढ़ शाना नहीं चाहिए होता। उन्हें एक मेच्योर्ड पर्सन चाहिए होता है जिसमें एफिशिएंट एनर्जी हो और जिसमें मैच्योरिटी लेवल काफ़ी अच्छा हो, वही बंदा उन्हें चाहिए होता है, जो कि एमपीपीएससी की जो इंटरव्यू होती है उसमें वो लोग कैच करते हैं, और नॉलेज जो है वो आपके एग्ज़ाम से कैच कर लेते हैं वो लोग। इंटरव्यू में उनको सिर्फ साइकोलॉजी आपकी पकड़ना होता है, आपका एप्टीट्यूड पकड़ना होता है, उसके लिए इंटरव्यू लिया जाता है। वहाँ पे जो इंटरव्यू की जो ज्यूरी होती है उसमें 3 से 5 लोग हो सकते हैं, 7 लोग भी हो सकते हैं। और अब मैं बात करूँ कि कौन कौन एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए योग्य है, तो एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में कर लीजिए कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपने कितने ही परसेंट आपने लाए हो, कम हो, बॉटम लाइन में हो, आप पासिंग लाइन में हो, आप एमपीपीएससी यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं पर्टिकुलर कुछ स्ट्रीम्स को छोड़ के, जैसे आईएफएस और आईईएस के लिए जो एग्ज़ाम निकलती हैं यूपीएससी के फॉर्म के ही थ्रू, जो पर्टिकुलर आईईएस मींस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और आईएफएस मींस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईपीएस मींस इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम्स होती हैं, इनके अपने कुछ अलग सर्कुलेशंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। इन अगर पर्टिकुलर स्ट्रीम्स को मैं छोड़ दूँ तो आप जो है वो किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, संघ लोक सेवा आयोग को, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके परसेंट क्या है उस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने ही बड़े वहाँ योद्धा हो, अपने ग्रेजुएशन में, अपने 12th में, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने होशियार थे। उनको फ़र्क पड़ता है कि आप एमपीपीएससी और यूपीएससी की एग्ज़ाम में आप क्या करते हैं, कितने परसेंट लाते हैं, कौन सा रैंक लाते हैं, कट ऑफ लिस्ट में कहाँ आप अपना स्थान पाते हैं। ये बात जो है उनके लिए मायने रखती है। जैसे आप अगर बॉटम लाइन में भी हैं, पर अगर आप एक बार साल 2 साल 3 साल 4 साल भिड़ के अगर एक बार मेहनत कर लेते हैं, पूरी एनर्जी अपनी डाल देते हैं, जो भी आपने कमियां छोड़ी हो अपनी स्कूल एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में, उसको अगर आप यहाँ ओवरटेक कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, कॉम्पीट कर लेते हैं, और आप उनकी कट ऑफ लिस्ट में अगर आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है कि आप बीए वाले थे या बीएससी वाले थे या बीई वाले थे। और जनरली देखा गया कि प्रोफेशनल कोर्स वाले थोड़ा सा होशियारी मारने में ही चले जाते हैं, और हमारे बिहार और यूपी के जो आर्ट ग्रेजुएट्स और हो रहे हैं उनका हमेशा से रिकॉर्ड रहा है मैक्सिमम सिलेक्शंस का, खासतौर पे यूपीएससी में। आप चाहें तो डेटा उठा के देख सकते हैं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अब धीरे धीरे ये चीज़ थोड़ी सी अब टक्कर मिल रही है उन्हें, ये हम बोल सकते हैं कि अब धीरे धीरे प्रोफेशनल कोर्स वाले भी थोड़ा सा मैच्योर हो रहे हैं, और इस तरफ रुझान जा रहा है उनका, वो ग्लैमर से निकल के पावर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे हमारे एमबीए वाले हो गए और कुछ बीई वाले हो गए, होशियार तो वो होते ही हैं, शार्प माइंडेड होते ही हैं, थोड़ा सा जो उनकी मेच्योरिटी लेवल और जो वाइब्रेंट नॉलेज की जो कमी होती है उसके लिए वो अब कोचिंग वगैरह करके और तैयारियां करके और सारी चीज़ें इन्वॉल्व करके अपनी लाइफ में और कर रहे हैं, अब टक्कर दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज में भी आ रहे हैं वो, उनका धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है रेशो। पर अभी भी आप कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट पे हैं, जो हमारे बीए वाले, बीकॉम वाले, एमए एमकॉम वाले बंदे हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे इतना कम परसेंट था, हम पढ़ाई में इतने पुअर थे। आप एक बार जो है लाइफ की मेहनत 3 से 4 साल, आप 2 साल 1 साल, जैसी आपकी आगे की डेस्टिनी हो वैसा आप लगा दीजिए, आप डेफिनेटली आपका चयन वहाँ हो सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और मैं आपको बताया कि उनको साइकोलॉजी
चाहिए होती है बंदे की, एप्टीट्यूड चाहिए होता है। तो जनरली जो ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम तो निकाल लेता है पर होशियारी जो ज़्यादा मारता है वो वहाँ डिस्क्वालीफाई ज़्यादा होता है। उनको एक मैच्योरिटी वाला बंदा चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जो सुनता भी हो, एप्रोप्रिएट बात बोलता भी हो और सोच समझ के थोड़ा बोलता हो, और अपने आप को जैसे किसी चीज़ में ज़्यादा ज्ञान हो गया तो बहुत ज़्यादा अपने आप को होशियार ना समझे कि सामने वाले को नेगलेक्ट कर ले, जिसका ईगो बाहर आ जाता हो। ऐसे लोग जनरली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इंटरव्यू से। बस मैं यही आप लोगों को बताना चाहता था। इसे मोटिवेशन वीडियो के तौर पे भी आप ले सकते हैं, ख़ास तौर पे जिनका ग्रेजुएशन और 12th तक जो ट्रैक है, एजुकेशन ट्रैक, वो ख़राब रहा हो या डाउन में रहा हो, लो रहा हो या मीडियम रहा हो, तो उन लोगों के लिए कोई ऐसा गाइड नहीं है, कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं है जो उन्हें ये बताए कि नहीं आप भी कर सकते हो। मेरे पास एग्जांपल्स हैं, पर एग्जांपल्स 2-4 लोगों के एग्जांपल्स दे देने से मतलब ये भी हो सकता है कि यार वो एक्सेप्शंस हो, तो मैं अपनी बात को प्रूव करने में बिलीव नहीं करता हूँ। बस आप ये मान के चलिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप आरटीआई से या डेटा उठा सकते हैं जो वेबसाइट से उनसे, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम परसेंट वाले और नॉर्मल बीकॉम बीए जैसे ग्रेजुएशन से, बीएससी जैसे ग्रेजुएशन से रहे हों और उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किए हों, जो कम परसेंट वाले थे अपने लाइफ में, 55, 50, 60, 65 ऐसे परसेंट वाले थे। और जनरली लोग थोड़े से बाहरी दुनिया का नॉलेज ज़्यादा रखते हैं, ये भी एक उनके साथ फैक्टर हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार हम नहीं निकाल पाएंगे, हम क्या करेंगे, वहाँ एक से एक लोग हैं। बस ये जो सोच है ये उन्हें कहीं ना कहीं जो है उस रेस में ही आने नहीं देती, जो कि अपने आप में गलत है। इस तरीके से इंडिया भी एक अच्छे जो है एम्प्लॉयमेंट को खो देता है। हमारा जो कंट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रिक्रूटर्स हैं, हमारे इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे जो मिलना चाहिए, और भी कुछ अच्छे कैंडिडेट जो मिल सकते थे, जो होनहार वो नहीं मिल पाते। बस यही सोच के वजह से तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। आप होशियार हो, चाहे आप डाउन रहे हो अपने एजुकेशन में, ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एमपीपीएससी की तैयारी किस तरीके से करते हैं और कितने डेडिकेशन के साथ, कितनी एकाग्रता के साथ करते हैं, कितना पेशेंस है आप में, ये चीज़ें, ये फैक्टर्स ज़्यादा मायने रखते हैं। और फिर नॉलेज देने के लिए तो हमारे जैसे कई गुरु बैठे हुए हैं। आप कहीं पे भी जाएं, किसी से भी आप नॉलेज लें, क्लासेस लें, पर एक बात का ध्यान रखिए कि आपको प्रेफर जो है प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले को ही प्रेफर करना है। उससे आपके एफर्ट्स और टाइमिंग वो बचा देगा। बस मैं यही आपको बताना चाहता था, आप लोगों के सामने रखना चाहता था, जो स्टूडेंट हैं, जो न्यू कमर्स हैं, एमपीपीएससी और यूपीएससी की जो तैयारी करना चाहते हैं, जो ऑफिसर्स को देख के जिनके मन में चाह पैदा होती है पर वो सोचते हैं कि यार हम कैसे करेंगे, हमारा तो इतना पुअर एजुकेशन रहा है 12th में, ग्रेजुएशन में। तो ये सब सारे गार्बेज, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस दिमाग से हटा दीजिए और अर्जुन बन जाइए, क्योंकि अर्जुन ही जो है पक्षी की जो आंखें हैं उसको भेज सकता है। बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो जो है ये पार्ट 2 था कि एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कैसे और कौन कर सकता है का कौन वाला जो ये पार्ट 2 था, वो यही मैं एंड करता हूँ। और आगे के वीडियोस मिलते रहें, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए और हो सके तो लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरी बातों से कुछ भी मार्गदर्शन मिला हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।